खबरें तो हम तक ये भी आ रहे हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो लोगों ने सोचा ना हो। क्या कुछ बदलाव होने हो जा रहा है? कैंडिडेट आने वाले समय में कोई इस्तीफा हो जाएगा? क्या होने वाला है? कुछ चल रहा है क्या पर्दे के पीछे? कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। अगर वन मैन शो वाला भी कार्यक्रम चल रहा है, आप टीम से अलग दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए घातक है। आपको तो जो है एक मुख्यमंत्री होना है, उसके बाद 11 जो है मंत्री होने हैं। मुख्यमंत्री अकेले लग रहे हैं आप? कि आपके पास जब इतने सीनियर लोग हैं, इतने बड़े बिशन सिंह चुफाल से लेकर बंशीधर भगत और मदन कौशिक से लेकर अरविंद पांडे, आपने सब घर बिठा दिए, तो कल के दिन जो यश अपयश है उसके लिए तो आपको भागीदार होना पड़ेगा ना। ये जो बॉडी वाली जो घटना है, भाजपा का जो चल रहा है, जो द्वंद्व जो अभी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, लोग इसमें बोलने से डर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसका तो भाजपा की अंदरूनी राजनीति में तो कुछ असर होगा, जितना होगा देखा जाएगा। कि आपकी कैबिनेट की सीटें भी नहीं भरी जा रही हैं, आपके यहाँ इस प्रकार के लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, आपके मंत्रियों में और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से जो 2027 आते आते आप एक कंफर्टेबली आगे बढ़ रहे थे, ये 2-3 चीज़ें जो घटनाक्रम हुए, धराली से लेके गैरसैंण और वहाँ से पौड़ी, ये सब चीज़ें निश्चित रूप से इस प्रदेश की राजनीति के लिए और भाजपा की राजनीति के लिए कतई सही नहीं है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने बीते दिनों एक बयान दिया और ये बेहद सनसनीखेज बयान था। इसने बीजेपी को तो कटघरे में रखा ही, साथ में उन्होंने खुद भी एक अपराध को कबूल कर लिया मीडिया के सामने। और वो बयान आप तक पहुंचा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि 30 करोड़ की एक एफडी है उत्तराखंड भाजपा के पास, जिससे पूरी उत्तराखंड भाजपा की मशीनरी चलती है, उसके ब्याज के पैसे से 30 करोड़ की वो एफडी है। लेकिन वो जो पैसा जुटाया गया 30 करोड़ का, आपको मालूम है कि बीजेपी समय समय पर सदस्यता अभियान चलाती है, फिर चंदे का एक बहुत बड़ा अभियान चलता है, तो उससे जो कलेक्ट करके पैसा आता है। लेकिन हरक सिंह रावत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो खनन माफिया हैं, जो भी उल्टा सीधा काम करने वाले लोग हैं, उनसे चेक मांगे गए हैं और मैंने भी जुटाए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा उस एफडी के लिए पैसा दिया है और उसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ा खुलासा था। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने जवाब दिया। महेंद्र भट्ट कहते हैं कि आप कोर्ट में जाके साबित कीजिए, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, ऐसे चलते फिरते नेता नहीं हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा उत्तराखंड के हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उस पर चर्चा बनती है। इसके अलावा बीजेपी अभी अभी जिला पंचायत से निपटी है और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। सारी सीटें लगभग जीत गई, एक देहरादून को छोड़ के जिला पंचायत की। ब्लॉक में भी ठीक ठाक अपने बना लिए, लेकिन उस समय भी धन बल और तमाम तरह के आरोप लगते रहे। मामला कोर्ट में भी पहुंचा, वहां से तो जीत गई, लेकिन अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो क्या चल रहा है उस पर करेंगे। और बीजेपी के खुद के नेता जो फ्रंट फुट पर जिनको बैटिंग करनी चाहिए थी, वो क्यों पीछे पर्दे के चले गए। और पौड़ी में जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चल रही है कि वो आखिर हैं कहाँ, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही है। मेरे साथ गजेंद्र रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे बात करेंगे। गजेंद्र जी, हरक सिंह रावत कोई बात कह रहे हैं, उनकी तो कितनी बार ईडी की जांच हो गई है, वो कह रहे हैं मैं तो पाक साफ होकर आ गया। अब उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, तो क्या वो कह रहे हैं कि ईडी जांच करे? जो 30 करोड़ की एफडी है वो क्या है? एफडी कैसे बनी है, होता क्या है, कैसे पार्टी चलती है, कुछ समझाइए। उत्तराखंड की राजनीति को जो लोग पहले से जान रहे हों और जो इस फील्ड में भी हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को याद होगा कि केदार सिंह फूनिया ने अपनी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा में केदार सिंह फूनिया ने कहा कि जब आडवाणी जी को देहरादून बुलाया गया, जब उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है चेहरा बनाया गया था, तो एक थैली भेंट कार्यक्रम रखा गया। उस थैली भेंट कार्यक्रम में उस दौर में भी 3 करोड़ रुपए जुटाने की बात उन्होंने कही थी और केदार सिंह फूनिया ने कहा कि उनको भी पार्टी का आदेश हुआ, खंडूड़ी सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई आप भी चंदा लेके आओ। तो वो 2 बार वहाँ जो वहाँ जल विद्युत कंपनियाँ थी बद्रीनाथ के आसपास काम कर रही, उन्होंने बाकायदा उन कंपनियों के नाम भी लिखे और कहा कि उनको बड़ी शर्म आई वहाँ जाते हुए, पैसे मांगते हुए और उसके लिए फंड मांगने के लिए अपनी पार्टी के, लेकिन उन्होंने मांगा। तो ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। इस 30 करोड़ से पहले 3 करोड़ रुपए की थैली भेंट कार्यक्रम हमने देखा। अब ये चीज़ें जो हरक सिंह कह रहे हैं कि हरक 30 करोड़ रुपए लिए, बहुत सारे लोगों से लिया, खनन वाले से लिया, शराब वाले से लिया, ये सारे के सारे पैसे मुझे लगता है एक तो चेक से लिए गए हैं, इसलिए इसकी जांच पड़ताल से लेकर तमाम विषयों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती है। बहुत स्पष्ट है कि अगर मेरे खाते से आपके खाते में 100 रुपये जा रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने हेमभट्ट जी को 100 रुपये किस कारण दिए हैं। तो अगर वो खनन माफिया हैं, उनको कोई यहाँ फ़ायदा पहुँचा है, उन लोगों ने कोई उस पैसे को देने के बाद
कुछ काम उनके हासिल हुए हैं, कहीं उनकी फाइलें फंसी हुई थी, वो काम सफल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी वर्षों से फाइलें घूम रही थी, अगर उन सबको कहीं फ़ायदा हुआ है तो निश्चित रूप से वो 30 करोड़ की जो एफडी है और वो 3 करोड़ की जो थैली थी, ये सब सवालों के घेरे में आती है। लेकिन हरक सिंह रावत का जो आत्मविश्वास है वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि जिस सीबीआई और ईडी को लेकर बहुत बड़ा शोर शराबा सुनते थे और हरक सिंह रावत खुद कहते थे कि इन सब से निपटा जाएगा, तो अब अखबारों में खबरें आ रही कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी है। वो कह रहे हैं कि ईडी वाले का तो मैं कोर्ट में हिसाब कर दूंगा, मैं देखता हूँ कैसे मुकदमा टिक पाता है। तो मुझे लगता है कि कब जब जब भी जो ये हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, जहाँ कहीं आप प्रायोजित तरीके से या दूसरे को थ्रेट करने के लिए झूठे मुकदमे लिखवाओगे या गलत तरीके से दूसरे को फंसाने का काम करोगे, तो आपको हरक सिंह जैसी बातें सुननी पड़ेगी फिर तो। और निश्चित रूप से इस प्रदेश में, जिस प्रदेश को न तो 30 करोड़ के चंदे के लिए मांगा गया था, न 3 करोड़ की थैली भेंट के लिए मांगा गया था, इस सारे प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है कि ये 30 करोड़ की बात तो बहुत छोटी है। अभी तो आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला भी तो देखा कि जो कंपनी वो जो सिलक्यारा टनल वाली कंपनी, उसके बारे में भी तो आई थी बात, 41 करोड़ उसने जो है दिए हैं पार्टी को। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, इनके तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब चूंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, रामदेव की कंपनी तो अब बहुत पहले से कहती है कि तो हम तो देते हैं सत्ताधारी दलों को और तमाम लोगों को चंदा दे रहे हैं। बीजेपी भी तो खुलकर लेती है, वो तो पूरा अभियान चलाती है। लोग 100 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक भी कोई आ जाए, बड़ी बड़े लोग तो देते ही हैं उन्हें। उनके पास तो इस बात के रिकॉर्ड हैं बाकायदा, और खाते में चूंकि पैसा आ रखा है तो खुद ही बता रहे हैं कि हमको इन इन लोगों ने पैसा दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में जिस अंदाज में हरक सिंह कह रहे हैं या कोई दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं, ये फर्दर इन लोगों से फाइट करते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होगी। हरक सिंह की भी सर टाइमिंग तो देखी जाएगी ना भाई। अभी तक मंत्री थे तब तक तो चुप रहे वो, जब चंदा दे दिया उन्होंने, जिससे भी लिया, गलत लिया सही लिया। अब वो कांग्रेस में भी साइडलाइन है तो वो बोलते रहते हैं। अब पूरा नेता विधायक सब गैरसैंण में बैठे हुए थे, हरक सिंह यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो क्या साइडलाइन है, अपनी खींच मिटा रहे हैं, क्या है ये? या फिर वो उनसे तो कह रहे हैं ना बीजेपी वाले, आप कोर्ट में जाके साबित कर लो, हरक सिंह जाएं, ईडी को लिख दें एक एप्लीकेशन, सीबीआई को लिख दें, या किसी थाने में जाकर मुकदमा कर दें कि भाई ये कुछ वित्तीय घोटाला हुआ है बीजेपी का। जितनी आलोचना ईडी की हरक सिंह रावत ने की है, इस देश में शायद ही कोई दूसरा नेता रहा हो जितने खुलकर उन्होंने उनकी मुखालफत की और चुनौती दी बाकायदा। जहाँ तक आपका कहना है कि उन्होंने क्या मतलब वो साइड लाइन है या नहीं है, ये बातें हमें साइड लाइन उस दिन दिख रही थी जब हरक सिंह रावत की बहू जो है भाजपा में चली गई। तो उस दिन लग रहा था कि शायद वो प्रेशर में है, उस प्रेशर को रिलीज़ किया जा रहा है। फिर आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो उस पौड़ी में नहीं गए जहाँ के वो नेता हुआ करते थे, उत्तराखंड में नहीं दिखाई दी, उनकी ड्यूटी लग गई बिहार में। तमाम तरह की बातें आई। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी कोई आदमी बैक फुट पर होता है, इस प्रकार जीत होती है उसकी, तो इसलिए वो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। और हरक सिंह रावत का जो ये आत्मविश्वास है, निश्चित रूप से ये जो सत्ताधारी दल है उनके लिए एक चुनौती जरूर बन गया है। और जिस कांग्रेस के लिए ये कह रहे थे कि ये मृत प्राय हो गए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये डर जाएंगे, तो उन तमाम लोगों को जो पूरे देश में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन तमाम व्यवस्थाओं से लड़ रहे हैं, उन लोगों को भी एक आत्मविश्वास जागेगा कि अगर आपके कागज सही हैं, आप सही हैं, तो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये कुछ दिन आपको तो परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक चीज़ जो मुझे लग रही है गजेंद्र जी, हरक सिंह रावत के लिए कहा जाता है बहू तो है ही बीजेपी में, वो टिकट भी चाह रही हैं बीजेपी से, क्या मिलेगा, लेंसडाउन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उनकी एक अपनी लड़ाई चल रही। एक तो उनका काम खराब कर दिया बहू का, हरक सिंह रावत ने ये बयान देके। दूसरा जो बीच बीच में चर्चा हो रही थी कि हरक सिंह रावत क्या वापस बीजेपी की तरफ आ जाएंगे, कांग्रेस में अब कुछ हो नहीं रहा है, उनको तो बिल्कुल कांग्रेस के दरवाजे के बाहर खूंटा बांध के, हरीश रावत तो इशारों में कहते भी हैं, बात दिया है वहाँ पर, अब वो न अंदर के रहे न बाहर के रहे। तो ये बयान देकर ये तो साफ हो गया ना कि अब बीजेपी में तो जाने वाले नहीं हैं, वो उन्होंने तय कर लिया है। तो लगता है आपको ऐसा? मेरा मानना है कि राजनीति असीम संभावना का खेल है। हरक सिंह रावत के पुराने वीडियो आप उठाकर देख लीजिए। हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने अजय भट्ट को भाजपा में ज्वाइन करवाया। उन्होंने जो मतलब वो जो प्रारंभिक लोग थे भाजपा के, उन लोगों की शुरुआती पंक्ति में हरक सिंह रावत थे। बिल्कुल पुराने इसमें नेता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने कल्याण सिंह को भी निकाला। कल्याण सिंह ने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता उस पार्टी के अंदर हुए। अभी जो दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हो सकता है कि उस फॉर्मेट के अनुसार जो हरक सिंह के बयान आए हों,
या उनको लगा कि उनको थ्रेट किया गया, अगर आज उनके साथ नहीं तो इसलिए उनको परेशान किया गया, उनके यहाँ छापेमारी हुई, उनके बेटे को, उनके बहुओं को तमाम तरह से जो ये सब किया गया। लेकिन जो नेता है उसको आप रोक नहीं पाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो। जो जन नेता है वो जो फील्ड में जाएगा अपनी बात करेगा। और हरक सिंह रावत का वो भी तो हम बयान सुन रहे थे, उनके खिलाफ जो भी लड़ा उसका करियर ही खत्म हुआ। तो वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं और मेरे को लगता है कि उनकी बात का जो भी असर होगा उससे निश्चित रूप से पिछले जब से उनके बयान आए हैं कांग्रेस को बूस्टअप मिला है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा बात आगे कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी दल है। इस बीच धराली की भीषण आपदा आई। उत्तराखंड में केदारनाथ के बाद हमने ऐसी आपदा देखी। जो मंत्री थे वो सीन से गायब थे। बहुत देर बाद एक मंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री के साथ, वो भी पौड़ी में नजर आया। मुख्यमंत्री अकेले ही काम करते हुए दिखाई दिए, जहां तक भी पहुंच पाए, जब पहुंच पाए, जितनी देर में या जो भी किया उन्होंने। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार में इस समय ये क्या जो फेस सेविंग चल रही है, जो मंत्री जिसको जो कुछ करना था वो एग्रेसिव तरीके से मंत्री सामने नहीं आ रहे होते हैं, या बड़े नेता। उस दिन भी आपदा आई तो सारे पांचों सांसद दिल्ली में मोदी को घेर कर बैठ गए। और बल्कि एक विज्ञप्ति में तो मैं ये भी देख रहा था, अनिल बलूनी की शायद वो थी, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग जनता के बीच जाइए। कुछ ऐसा इशारा भी प्रधानमंत्री ने कर दिया कि भाई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ अलग थलग से नेता, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री अलग, ऐसी कोई सिचुएशन लग रही है आपको? ये घटनाक्रम धराली के बाद आपको अभी 3 दिन पहले गैरसैंण में दिखाई दिया। गैरसैंण में जो है एक चौपाल कार्यक्रम था जो मुख्यमंत्री ने एड्रेस करना था, और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो नहीं गए, लेकिन जो क्षेत्र के विधायक नहीं है, वो कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने उस चौपाल को एड्रेस किया। वो तब किया जबकि वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं धन सिंह, वो भी गैरसैंण बैठे हुए। जो जितने भी पांचों मंत्री हैं वो गैरसैंण बैठे हुए हैं, और उस चौपाल कार्यक्रम को कपकोट के विधायक कहाँ कर्णप्रयाग विधानसभा में जाकर एड्रेस कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। अगर वन मैन शो वाला भी कार्यक्रम चल रहा है, आप टीम से अलग दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए घातक है। आपको तो जो है एक मुख्यमंत्री होना है, उसके बाद 11 जो है मंत्री होने हैं। आज 4 साल का कार्यक्रम चल रहा है, 4 साल हो गए हैं जो चल रहा है। इसके बाद स्थिति ये कि 5 मंत्रियों की सीट खाली है। 3 सीटें आपने पहले खाली छोड़ी हुई थी। चंदन रामदास की मौत हो गई, प्रेमचंद अग्रवाल को जो है इस्तीफा हो गया। मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली है, 3 दर्जन विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। वो कैसे हैंडल करेंगे अकेले उनको? जो भाजपा के विधायक हैं वो सुरेश गड़िया के पास उड़ जाएंगे वहाँ बोलने के लिए कि गड़िया जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, आप जरा सचिव साहब को फ़ोन कर दीजिए। जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो सिस्टम है वो बेहद घातक है, और ये जो मॉडल है इस प्रकार से अगर ये कोई प्रयोग भी किया जा रहा है तो मेरा मानना है इससे निश्चित रूप से सरकार को इसका नुकसान होगा। और जो आम जनता है, आम जनता का भरोसा भी टूटता है कि आपके पास जब इतने सीनियर लोग हैं, इतने बड़े बिशन सिंह चुफाल से लेकर बंशीधर भगत और मदन कौशिक से लेकर अरविंद पांडे, आपने सब घर बिठा दिए, तो कल के दिन जो यश अपयश है उसके लिए तो आपको भागीदार होना पड़ेगा ना। वो एक बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री अकेले लग रहे हैं आपको? हाँ, ये बात पौड़ी में बहुत तेज़ी से चल रही है। ये बताया जा रहा है कि जब 12 जिलों में चुनाव परिणाम आए जिला पंचायत के, तो प्रत्येक जिला पंचायत अध्यक्ष ने उसको सेलिब्रेट किया, अपने नेताओं के साथ जो है जुलूस में शामिल हुए, पटाखे फोड़े, मिठाई खिलाई, बांटी, फोटो खींचे साथ में। पौड़ी वाली जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में बता रहे हैं कि वो क्वारंटाइन हो रखी हैं। अगर जीत का मतलब आप 38 में से 33 वोट आपको पड़े, मतलब उनको बता रहा है कि राजनीतिक रूप से क्वारंटाइन में हूँ। और राजनीतिक रूप से अगर किसी जीते हुए प्रतिनिधि क्वारंटाइन हो जाना, मतलब वहाँ के लोग बता रहे हैं कि जीतने के बाद आपकी किसके साथ फोटो आ रही है, आपके वहाँ के सांसद के साथ में, वहाँ मंत्री, वहाँ विधायक, वहाँ के जो संगठन के लोग, अगर आप उनके साथ कहीं नहीं दिख रहे हैं, आप कहाँ चले गए? अगर वो किसी परिस्थिति वश इस प्रकार हैं स्थितियाँ, उनके महेंद्र भट्ट के साथ दिखी ना वो फिर वही स्थिति आएगी। आपको लगेगा कि हम कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने वो 50% महिला आरक्षण का बिल पास कर दिया संसद में, वो 2029 के बाद धरातल पे आएगा। 6 जिला पंचायत की अध्यक्ष जीत कर आ गई हैं, 40 के से ऊपर जो हैं ब्लॉक प्रमुख जो हैं जीत कर आ गए हैं। फिर उस महिला आरक्षण बिल का क्या होगा? क्या इसी प्रकार के लोग चुनकर आएंगे कि जिनको जीत के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने गांव के किसी आदमी को भेजना पड़ेगा? ये बड़ी गंभीर बात है। कल के दिन हमारे प्रदेश में जो 70 सीटें हैं, 70 में से 30-35 जब महिलाएं जीत कर आएंगी तो वो किसको पूछने जाएंगी कि भैया मैं अपने जीत का प्रमाण पत्र लेने जाऊं या ना जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं सेलिब्रेट करूं या ना करूं? ये जो पौड़ी वाली जो घटना है, भाजपा का जो चल रहा है जो द्वंद्व,
जो अभी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, लोग इसमें बोलने से डर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसका तो भाजपा की अंदरूनी राजनीति में तो कुछ असर होगा, जितना होगा देखा जाएगा। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मुझे इसका महिला आरक्षण को देखकर लगता है कि कल के दिन जब हमारी बड़ी संख्या में बहनें और बहुएं, हमारी जो तमाम लोग जीत कर आएंगी, अगर उनको इसी प्रकार से आप बंद दोगे कि नहीं आपने हमारे अनुसार चलना है, तो लोकतंत्र के लिए सबसे घातक दिन वो होगा। पौड़ी में आपको क्या लग रहा है? खबरें तो हम तक ये भी आ रहे हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो लोगों ने सोचा ना हो। क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है? कैंडिडेट आने वाले समय में कोई इस्तीफा हो जाएगा? क्या होने वाला है? कुछ चल रहा है क्या पर्दे के पीछे? पौड़ी को लेकर तो पहले दिन से बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कोई जानता नहीं था कि एक आदमी जो एक्सीडेंटल राजनीति में आए, विजय बगड़, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन जानता था कि तीरथ सिंह रावत वहाँ मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वहाँ पर आपके सामने भुवन खंडूड़ी मुख्यमंत्री हो गए, वहाँ त्रिवेंद्र सिंह, तीरथ सिंह से लेके रमेश पोखरियाल निशंक, एक बड़ी लिस्ट आपके सामने है। वो प्रयोगों की बहुत बड़ी धरती है और बड़े बड़े जो हमारे देश के बड़े सूरमा और इस प्रकार की बड़ी पावरफुल पोजीशन पर लोग हैं, उस पौड़ी में रहते हैं। आपने पिछले दिनों प्रधानमंत्री को भी जो है इगास कार्यक्रम में देखा, अनिल बलूनी के। वो कोई सामान्य बात नहीं है। मतलब देश के प्रधानमंत्री अगर उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इगास कोई कार्यक्रम में और वो करे, तो बहुत सारी चीज़ें इशारों में होती है। और मेरा मानना है कि समय रहते हुए अगर ये सब चीज़ें दुरुस्त नहीं हुई कि आपकी कैबिनेट की सीटें भी नहीं भरी जा रही हैं, आपके यहाँ इस प्रकार के लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, आपके मंत्रियों में और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से जो 2027 आते आते आप एक कंफर्टेबली आगे बढ़ रहे थे, ये 2-3 चीज़ें जो घटनाक्रम हुए, धराली से लेके गैरसैंण और वहाँ से पौड़ी, ये सब चीज़ें निश्चित रूप से इस प्रदेश की राजनीति के लिए और भाजपा की राजनीति के लिए कतई सही नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, मुख्यमंत्री अकेले हैं नहीं हैं, ये विषय तो ऐसा है कि चर्चाएं बहुत लंबी हो सकती हैं। या तो मुख्यमंत्री के साथ मंत्री जाना नहीं चाहते, वो खुलकर काम नहीं कर रहे, एक तो कारण ये हो सकता है, या उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। जो भी हो, मुख्यमंत्री अकेले नज़र आ रहे होते हैं हर जगह। फ्रंट फुट में मुख्यमंत्री अकेले काम कर रहे होते हैं, मंत्रियों का कुछ पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। एक तो विषय ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो हरक सिंह रावत को लेकर है, देखिए ये तो पता चल गया, मुझे नहीं पता था व्यक्तिगत तौर पर कि बीजेपी का जो फंड है वो 30 करोड़ रुपए है और एफडी बनी हुई है, और 30 करोड़ का ब्याज अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो मुझे लगता है करीब 2 करोड़ के आसपास महीने का बनता होगा, शायद 2 करोड़ बनता होगा। वो उससे खर्चा चल रहा है, ये तो पता चल गया। अब सच है झूठ है ये हरक सिंह रावत जाने, उन्हें साबित करना है। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर साबित कर लो, लेकिन वो कह रहे भाई मैं गलत लोगों से पैसा लेकर आया, इकट्ठा करके लाया भाजपा के लिए, क्योंकि प्रेशर था बीजेपी का, देना है चंदा, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया दिया। तो ये तमाम कहानियाँ इस समय उत्तराखंड में चल रही हैं। तीनों अलग एंगल हैं लेकिन आपस में जुड़ते हैं। बीजेपी के भीतर एक विधायक अगर मुख्यमंत्री के रहते हुए, प्रभारी मंत्री के रहते हुए गैरसैंण जैसी जगह में जाकर चौपाल कार्यक्रम लगाता है, तो उसका पावर भी आपको समझना पड़ेगा कि एक विधायक जो कपकोट से विधायक हैं वो कितने पावरफुल हैं, वो भी अपना एक मैसेज दे रहे हैं, वो क्या चल रहा है। और एक चुनी हुई जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो गायब हैं या कहीं हैं, जो भी है बहरहाल, लेकिन उसके साथ क्यों नहीं लोगों की फ़ोटो आ पा रही है, ये भी कई तरह के सवाल हैं जिन पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत से बात की। उन्होंने जो जो बातें आपके सामने रखी हैं, होप कि आपको राजनीति में कुछ नया समझ में ज़रूर आया होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।